हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और हमारी जो सफलता की जर्नी हमारे स्टूडेंट्स की है, उसी क्रम में एक और स्टूडेंट हैं हमारे साथ जिनका नाम है उत्कर्ष आनंद, जो 23 साल के हैं। अभी इनकी उम्र सिर्फ 23 साल है और अभी तक इन्होंने 7 से 8 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। इन्होंने 2019 MTS एग्ज़ाम के जरिए जो MEA है वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है और 2021 से MEA MTS की प्रोफाइल पे वर्किंग थे और उस जॉब के साथ साथ इन्होंने CGL 2022 के जरिए CBIC में एग्जामिनर के पद को प्राप्त किया है। जो प्रेजेंट इनकी पोजीशन थी यानी MTS के जरिए, उस समय ग्रेड पे इनका था 2000 और अभी जो ग्रेड पे है वो है 4600। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो हम बात करेंगे उत्कर्ष आनंद से उनके पूरी जर्नी के बारे में, उनकी स्कूलिंग के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, तैयारी के बारे में कि क्या अप्रोच रहा। और जैसे हमारे साथ बहुत सारे वर्किंग लोग भी होते हैं, वो प्राइवेट जॉब्स में भी होते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हैं, या जैसे उत्कर्ष की कहानी कि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे और उसके साथ साथ किस तरीके से इस तैयारी को इन्होंने किया, ये सभी जर्नी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। सो उत्कर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है इस इंटरेक्शन में और आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। पहले तो जैसा कि मैंने इंट्रो में ये सारी बातें आपके बारे में बता दी हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी सरकारी नौकरियां जो हैं वो क्लियर की। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी स्कूलिंग के बारे में आप बताएं और फिर हम आएंगे इसके ऊपर। स्कूलिंग में कैसे थे, किस मीडियम से पढ़ाई की, कहाँ से हैं? सर मैंने अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन अपने होम टाउन से ही किया और मैं 10th तक एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। जनरली मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था 10th तक। तो मेरे फैमिली वाले भी परेशान रहते थे कि क्रिकेट खेलता है, आगे क्या होगा नहीं होगा। तो मेरे 10th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, 60 के अप्रॉक्स मार्क्स आए थे, 60% के अप्रॉक्स। तो फिर मुझे भी लगा कि अब आगे पढ़ना चाहिए, तो मैंने उस समय से ही पढ़ाई शुरू कर दी और उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन इन सब में मेरे अच्छे मार्क्स आए और मैंने CGL की प्रिपरेशन जो है वो 2018 में शुरू की थी। 2018 में आपने, यानी जब ग्रेजुएशन आपका चल रहा था उसी समय? यस सर, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने शुरू कर दिया। तो फिर इस पड़ाव में करियर बिल कैसे आया पिक्चर में? कब पता लगा, कैसे पता लगा करियर बिल के बारे में? सर शुरुआत में तो मैं बेगूसराय में ही एक वहाँ पे एक कोचिंग था जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल। तो उसी में ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ उस तरह का माहौल या फिर टीचिंग नहीं थी वहाँ पे। लेकिन इसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने करियर बिल का सुझाव दिया। वो उस समय नाम बताइए उनका। वो मुन्नू आनंद उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले एक GS का क्लास लिया था, GS 1 था। वो उस समय करियर बिल लॉन्च ही हुआ था GS 1 से। तो उसके बाद मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आया तो आपका बैच आया था सबसे पहले, ये कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल 1। तो 2019 में? यस सर, 2019 मार्च 2019 के आसपास आपका बैच आया था कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल का। तो मैंने और मेरे एक दोस्त है मिहिर, उसने मिलकर आपका क्लास लिया था कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल का। अच्छा। और उसमें अलग लेवल का ही कॉम्प्रिहेंशन चल रहा था, क्रिटिकल रीडिंग, और जो कि यहाँ पे और भी टीचर कोई भी इन तरह की चीज़ों को करवाते नहीं थे। तो और वोकैब भी उसमें बहुत अच्छा था, रूट वर्ड से वोकैब बताए जाते हैं और भी बहुत सारे एपोनिम्स है और होमोनिम्स हैं। इस तरह से वोकैब याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो वहाँ से फिर जर्नी आपकी स्टार्ट शुरू हुई। तो कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे अगर आप बता सकें किस किस लेवल तक पहुँचे? सर मैंने सबसे पहले 2019 में जो है IOCL का एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो एक PSU है, बिल्कुल, उसमें एक अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आती है अकाउंट्स की। तो सबसे पहले मैंने उसे क्लियर किया, लेकिन मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसका आगे फ्यूचर जो था वो उतना सही नहीं था। और फिर मैंने 2019 MTS वो क्लियर किया। 2019 MTS क्लियर करने के बाद कोविड आ गया। उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग लगभग अगस्त 2021 में आई थी। तो मुझे लगा कि अब कोविड के बाद जो है MTS भी ज्वाइन करना सही रहेगा, क्योंकि उस समय लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी MTS कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। उसके बाद सर मैंने लगातार तीनों CGL दिए 19, 20 और 21।
लेकिन उसमें जो है मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हर बार पहुंचा, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। ओके। और इसके साथ ही मैंने सर 2020 CHSL उससे मेरा अभी सॉर्टिंग असिस्टेंट में रांची में अभी हो चुका है। लेकिन मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है उसे। और 2021 में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया ताकि सीट बर्बाद ना हो सके। चलिए, बहुत अच्छा, आपने दूसरों के बारे में भी सोचा। और ये आपका अभी CGL 2022 से सिलेक्शन हो गया है। IB में भी बता रहे थे आप? IB ACIO का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं। चलिए, तो आई थिंक ये जर्नी जो है बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करेगी, इंस्पायर करेगी कि गवर्नमेंट जॉब निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तैयारी एक तरीके से और जो चाहिए आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। माध्यम आपका पढ़ाई लिखाई का हिंदी ही रहा थ्रू? माध्यम अभी भी सर हिंदी ही है। मैंने SSC के सारे एग्जाम्स हिंदी में ही दिए हैं और ग्रेजुएशन तक मेरा हिंदी माध्यम ही रहा था। बिल्कुल, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जब इंग्लिश की बात आती है और तो बच्चे कई बार ये आर्गुमेंट देते हैं कि सर तो मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश हो जाएगी क्या? वो शुरू में बहुत डरे होते हैं, सहमे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनकी संख्या डेफिनेटली ज़्यादा है हिंदी माध्यम के बच्चों की, तो आपका क्या कहना होगा उनके लिए कि भाई इंग्लिश को लेकर के उनकी स्ट्रेटजी, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? सर, जैसा कि आप हमेशा क्लास में बताते हैं कि SSC की जो इंग्लिश है वो लैडर में सबसे नीचे है। सबसे पहले बैंक आता है, उसके बाद धीरे धीरे पहले मैनेजमेंट एग्जाम आता है, कैट, IFT, उसके बाद सबसे लास्ट में SSC आता है। हाँ, वो मैं इसीलिए बताता था कि बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन आ जाए। पुराने पैटर्न में तो पहले जैसे हमारे पास 120 मिनट में 200 क्वेश्चन होते थे, तो उस लॉजिक के साथ ही बात होती थी कि हम छोटी चीज को बहुत बड़ा मत बना लें, ये बेसिक्स का एग्जाम है। हाँ, तो सर जब मैंने आपका कोर्स लिया, जो आपका फाउंडेशन कोर्स था चाहे कॉम्प्रिहेंशन था, तो उसके साथ साथ चीज़ें आसान होती गई। जनरली आप जब आपकी जो क्लास होती है उसमें 1st to 4 जो क्लासेज होती हैं, तो उसमें आप सेंटेंस कैसे बनता है, क्या क्या सेंटेंस में कंपोनेंट्स होते हैं, नाउन क्लाउज, नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वो सब बताते हैं। जनरली ऐसे और किसी भी क्लासेस में जनरली नहीं बताया जाता, जो कि एक फाउंडेशन, जो बेस होता है किसी भी इंग्लिश का, वही नहीं बताया जाता है, जिसके कारण लोग जो है भटकते रहते हैं। तो वो सबसे काम आता है सर, जो ग्रामर फाउंडेशन की क्लासेस की बात कर रहे हैं आप। हाँ, उसमें भी मेरी कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है कि भाई हम सब कुछ, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ जाते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, बट स्टिल न्यूज़पेपर में जब एक सेंटेंस आ रहा है लंबा वाला, तो वो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वो बिना फ्रेज और क्लॉज की समझ के हो नहीं सकता। और वो ये वाली बात मेरे बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि सर वो शुरू में तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या हो गया, ये तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जैसे ही वो 4-5 क्लासेस होती हैं, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और फिर चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। मतलब एक हिंदी माध्यम बच्चे के लिए बिल्कुल करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो सभी जितने हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप बिल्कुल मतलब अपने मन को कमज़ोर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसीलिए ग्रुप डी के एग्जाम्स में चले जाते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं पूछी जाती। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। एक जीवन मिला है और उत्कर्ष जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपकी अपनी कैपेसिटी जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, भाई MTS 2019 के जरिए इन्होंने 2021 में MEA में ज्वाइन किया, और जॉब के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करें कि जॉब के साथ कैसे किया आपने ये? सर शुरू में जॉब के साथ पढ़ाई को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि घर में आप आराम से रह लेते हैं, खाना आते रहता है, या फिर जो भी, और बहुत कंफर्टेबल रहता है घर में तैयारी करना। लेकिन जब आप जॉब के साथ करते हैं तो खुद ही सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, और शुरुआत में आपको जॉब के साथ एडजस्ट करना भी पड़ता है। तो जब मैं, और मेरा ऑफिस जनरली 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक होता है, तो मैं 6 साढ़े 6 बजे तक घर आ जाता हूँ, और 7 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था, और 7 से 12 मैं पढ़ाई करता था लाइब्रेरी में, और उसके बीच में थोड़ा सा खाने का टाइम मिल जाता था। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आया, जैसे 2022 के मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आया, तो मैंने उसे 1 बजे तक कर दिया। इससे थोड़ी परेशानी होती थी सुबह जगने में, लेकिन करना था। हाँ, शुरू में थोड़ी परेशानी बाद में जीवन को आसान बना देती है।
अदरवाइज जो इतना बड़ा जंप आपने ग्रेड पे में लगाया है 1800 से 4600, मुझे लगता है करंट प्रोफाइल में अगर आप काम करते रहते हो तो रिटायरमेंट तक यहाँ नहीं पहुंच पाते, शायद रिटायरमेंट तक यहाँ पहुंच पाते आखिरी के सालों में। और ये अभी यहाँ पे शुरुआत है, अभी आपकी उम्र है 23 साल, राइट। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और जिस तरह के आप हैं उत्कर्ष, मुझे लग रहा है कि अभी और उत्कर्ष लिखा है आपके जीवन में, क्योंकि जब अपनी सफलता से इंसान को प्रेरणा मिलती है और कैपेसिटी की हाँ मैं कर सकता हूँ, तो अगले पड़ावों पे भी आप जाएंगे। तो उत्कर्ष बहुत बहुत बधाई फिर से। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पूछ नहीं पाया और आप उसके बताना चाहते हैं, इतने सारे हमारे तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप बता सकते हैं कोई भी बात। मुझे अगर मुझसे कुछ पूछने में छूट गया हो और आपको लग रहा है कि ये बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी होगा। सर मुझे लगता है कि पिछले सालों में जैसे मैंने 2019, 20 और 21 का अटेम्प्ट दिया था सीजीएल का, उसमें मेरी सर सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी कि कम मॉक लगाना। मॉक कम लगाना, मैंने 20-30 के आसपास मॉक लगाए होंगे हर एक अटेम्प्ट में। लेकिन इस बार मेरे पास टाइम भी कम था, क्लास मैंने पहले से की हुई थी, तो मैंने क्लासेस पे ध्यान उतना नहीं दिया और मॉक्स पे मैंने 70 से 80 मॉक, टाइम कम होने के बावजूद मैंने 70 से 80 मॉक लगाए, जो कि मॉक एकदम मस्ट है। मॉक के बिना आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता है, मुश्किल है, हो सकता है वैसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हो जाता है, लेकिन मुश्किल है मॉक्स के बिना। और सर मॉक्स की एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है। और जीके में जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जीके में मैंने जो भी मॉक्स आते थे, जो मैंने मॉक दिया, उसके बाद जो है फिर उसका जो एनालिसिस होता था उसी से अगले मॉक में क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है, तो उससे मेरे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो जाते थे और मैं बार बार उससे रिवीजन करता रहता था, उसके नीचे जो एनालिसिस दी हुई रहती थी जीके में, ये फायदा था। और साथ में सर जब मैं वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए बात करना चाहूँगा, जैसे करंट अफेयर्स में मेट्रो में पढ़ लेता था, उससे टाइम मेरी बचत हो जाती थी। तो इस तरह से जब आप जॉब में होते हैं तो थोड़े थोड़े समय को बचा के आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जॉब में ज्यादा समय नहीं होता है, तो आपको 5 मिनट भी मिलता है तो आप उसको पढ़ने में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप ज्यादा बेहतर हो सकें। बिल्कुल, तो जो टाइम की कमी के कारण आपको करना पड़ेगा ऐसा। बिल्कुल। तो उत्कर्ष ने बहुत ही वैल्यूएबल बातें बताई हैं लास्ट के 2 मिनट के अंदर, और ये बिल्कुल निचोड़ है आपकी तैयारी का। बिकॉज सबसे पहला काम यही होता है कि जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो पूरा सिलेबस है, कोर्स है, उसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब कमांड आ चुकी है और पेपर आने वाला है, तो पेपर से पहले मॉक्स आपको डेफिनेटली लगाना है, बिकॉज वो आपको एक रियल टाइम असेसमेंट देता है कि वेयर यू स्टैंड। और एनालिसिस जैसे कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मेरे टोटल सपोज 100 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं और उस पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन मैंने दिया उसमें मैं सिर्फ 90 अटेम्प्ट कर पाया, राइट, और 10 अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ये क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, क्या वो समझ में नहीं आया उस टाइम प्रेशर में। फिर आपने जो 90 अटेम्प्ट किया, सपोज उसमें से आपके 10 गलत हो गए, तो टोटल 80 करेक्ट हुए, बट उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 20 क्वेश्चन मेरे चाहे 10 नहीं हुए और 10 गलत हो गए, वो क्यों नहीं हुए, क्यों गलत हुए, उसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, उसके कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में मुझसे क्या चूक हुई, मैं क्या रिकॉल नहीं कर पाया। तो जब आप इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो वो आपको ऑलरेडी अमीर बनाता है, एनरिच करता है। और जैसे कि कहा कि जीके के एनालिसिस से आपको बहुत सारा इनपुट वैसे ही मिल जाता है जो आपको मदद करता है। इवन मैं इंग्लिश के लिए भी कहूंगा कि जब हम सिनोनिम एंटोनिम की बात करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि चारों ऑप्शन को समझो, ऐसा नहीं उसको रटना नहीं इसका ये सिनोनिम होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही वर्ड आपको किसी और पेपर में मिले। लेकिन एक सिनोनिम का क्वेश्चन हमें 5 वर्ड तो जरूर देता है सीखने के लिए, 1 वर्ड और 4 ऑप्शन। तो अगर आपको उन 4 ऑप्शंस में से 2 शब्दों का मतलब नहीं पता तो आप जानिए, उसको समझिए, शायद वो समझ किसी और क्वेश्चन में आपको मदद कर जाए। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई उत्कर्ष आनंद से बात करके, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला होगा। और देखिए, इंस्पिरेशन मोटिवेशन हमें अपने काम से मिलती है, कहीं और से नहीं मिल सकती। जब आप अपनी मेहनत करते हैं, अपनी उपलब्धियां हासिल करते हैं, और उपलब्धि कोई एक चीज नहीं होती, छोटे छोटे पड़ाव होते हैं। जैसे उत्कर्ष ने बात की कि हाँ मैंने लक्ष्य रखा कि 5 मिनट 10 मिनट में वो रिवाइज कर लूंगा, तो वो रिवाइज करना भी मेट्रो से उतरते समय एक अंदर आत्मसंतुष्टि का बोध आपको कराएगा कि यार चलो जो टास्क अपने आप को दिया है मैंने पूरा कर लिया है। तो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, डेली के, वीकली, मंथली, इस तरीके से। और जैसे जैसे आप उनको अचीव करेंगे
बहुत ही ऑर्गेनिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बाहर के किसी भी मोटिवेशन के डोज की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को हम करते हैं समाप्त, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे हमें बहुत आनंद आया उत्कर्ष से बात करके, आपको भी आया होगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं आप हमारे सफल कैंडिडेट से, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये उसी जर्नी पे रहे हैं जिस जर्नी पे आप हैं, तो ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।